नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। आज काफी ऐतिहासिक दिन रहा। वो जो बिल है महिला आरक्षण का, जो सालों से अटका हुआ है, आज ऐसा लगा कि अब वो कानून बन सकता है। तो नए संसद भवन से पहला बड़ा फैसला वो वाकई बड़ा है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्ष इस बिल के साथ है। कल इस पर 7 घंटे बहस होगी, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक, और इसके बाद कल ही बिल पास कराने की कोशिश होगी। लेकिन आज ही महिला आरक्षण का श्रेय लूटने की कवायद शुरू हो गई है। सुबह संसद भवन के लिए जाते हुए सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि ये बिल उन्हीं के समय का है। शाम होते होते सोनिया गांधी कह रही हैं अपना है। शाम होते होते इस पर बहस चल पड़ी, इसमें ओबीसी कोटा क्यों नहीं है। खुद बीजेपी की नेता उमा भारती तक ने यह सवाल उठाया है। बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें OBC महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी। तो आरोप और प्रत्यारोप इसके बाद फिर शुरू हुए हैं। कांग्रेस ने नए सिरे से याद दिलाया है कि इस बिल के पीछे उसकी ही कोशिश रही है। जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो। जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि अमित शाह ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पूरे भारत में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किए जाने पर जश्न मना रहे हैं। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने की मोदी सरकार की निष्कंप प्रतिबद्धता दिखती है। अफसोस कि विपक्ष इसे पचाने में नाकाम है। और ज्यादा शर्मनाक ये है कि टोकनिज्म के अलावा कांग्रेस कभी महिला आरक्षण पर गंभीर नहीं रही। या तो उन्होंने बिल को लैप्स कर जाने दिया या फिर उनकी दोस्त पार्टियों ने बिल रखे जाने से रोका। उनका दोहरा रवैया कभी छुपा नहीं रह सकता, चाहे वो सेहरा लेने के लिए जितने भी स्टंट करें। हालांकि अभी इस बिल के कानून बनने और फिर लागू होने में अच्छा खासा समय बाकी है, लेकिन ये एहसास सबको है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक ऐतिहासिक छलांग है। दरअसल 2024 की तस्वीर पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये भी सवाल है। महिला वोटों का समर्थन मायने रखता है। महिला आरक्षण पर कुछ हिचक दिखाने वाले दलों के गठबंधन इंडिया में इस पर कोई टकराव हो सकता है। तो सच की पड़ताल में हम देखेंगे कि क्या महिला आरक्षण बिल 2024 के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि इसको लागू 2029 में ही किया जाएगा। क्या सरकार का ये कदम विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी दरार डाल सकता है? क्या एनडीए को इस कदम का कोई फायदा मिलेगा, या महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा न होने की वजह से एनडीए को नुकसान होगा?
तो मौका जश्न का है, महिलाओं के लिए उठे इस कदम को सेलिब्रेट करने का है, लेकिन एक लोकतंत्र में इससे जुड़े सवालों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं मिताली राज, क्रिकेटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके समय के लिए। मिताली, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। एक लंबी लड़ाई लड़ी है महिलाओं ने इस आरक्षण के लिए, और अब वो दिन आ गया है कि ऐतिहासिक, जब ये आरक्षण जो है वो हकीकत बन सकता है। तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, आपको उम्मीद थी कि ये इतना जल्दी हो पाएगा? देखिए, कोई भी चीज चेंज करने के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन ये सही स्टेप है और काफी बड़ा ह्यूज स्टेप है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के। अगर हम देखे जाए तो इन द पास्ट भी काफी डिबेट हुई है इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए, लेकिन ये सही टाइम पे आया है। गवर्नमेंट भी काफी सपोर्टिव रहा है इस बिल के वजह से ही आज शायद हम आगे वुमेन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में ज्यादा देख सकते हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में यकीनन बढ़ेगा, एक ऐतिहासिक कदम ये है इस पे। लेकिन अभी से ही कई तरह के फिर भी एक सवाल उठने लग गए हैं कि इसमें ओबीसी कोटा नहीं है, ये कोई सवाल उठा रहे हैं। दूसरे कि आप देखिए कि क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गया है कि कौन इसका क्रेडिट ले। ये लड़ाई तो लंबी है, यूपीए के समय भी बिल आया, बिल लैप्स हुआ, अब यहाँ पर पास तो हो रहा है, करवाया जा रहा है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू 2029 में ही किया जाएगा। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि 2024 में क्यों नहीं? तो क्या सिर्फ चुनाव के पहले एक शोर के लिए है ये? देखिए, ये सब बातें तो होती हैं, लेकिन अगर देखेंगे, अगर हम पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, कम से कम ये बिल पास तो हुआ है, कम से कम ये बिल आया है, इतने सालों के बाद, इतने डिबेटों के बाद आया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस पे जैसे जैसे दिन जाएगा वी विल गेट टू नो, क्योंकि कुछ नई चीजें जब आती हैं वक्त लगता है सबको उस चीज के बारे में समझने के लिए, उसके नॉलेज, उसके बारे में हमको सोच के आगे क्या करना है। तो एज अ वुमेन मैं बोलूंगी कि ये काफी मेमोरेबल डे है, क्योंकि ये बिल पास हुआ है। आगे देखेंगे क्या चेंजेस आएगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये काफी पॉजिटिव स्टेप है। मिताली, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्रिकेटर हैं, गवर्नेंस की हम अब बात कर रहे हैं, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे किस तरह का बदलाव हम देख सकेंगे? क्योंकि पंचायतों में ये रिप्रेजेंटेशन दिख रहा था, लेकिन ये बहुत बार सवाल उठते हैं कि दरअसल महिलाओं की आवाज आगे नहीं आती, पर इस रिजर्वेशन से या आरक्षण जो मिलेगा तो उससे महिलाओं के लिए क्या बदलता हुआ देखेंगी आप? देखिए, अगर हम देखेंगे हमारे रजिस्टर्ड वोटर बैंक में आधा से आधा महिला ही है, लेकिन जब हमारी पॉलिसीज बनती है, वुमेन पॉलिसीज बनती है, पिछले अगर देखेंगे, अगर आप करेक्ट करेंगे 15% लोकसभा में है, 10% स्टेट असेंबली में है। तो अगर हम वुमेन पॉलिसीज बनाना चाहते हैं तो वुमेन की जो पर्सपेक्टिव है वो भी आगे आना चाहिए। लेकिन अभी इस बिल के द्वारा मुझे लगता है जब 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल है तो उनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गई है, वो अपनी पर्सपेक्टिव लाएंगे, और जहां पे फोकस वुमेन्स इश्यूज पे होते हैं, जहां पे फोकस होती है वहां पे स्क्रूटिनी और अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और वुमेन्स वेलफेयर इश्यूज के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इसके साथ जो पावर मिलती है उनको चेंज करने के लिए, वो भी साथ में आती है। तो मुझे लगता है ये काफी प्लस है, काफी पॉजिटिव है। जी, बहुत धन्यवाद आपका मिताली राज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी प्रतिक्रिया के लिए। हमारे साथ जुड़ी हैं ललिता कुमारमंगलम, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, महुआ मांझी सांसद जेएमएम। आप दोनों का स्वागत है। ललिता कुमारमंगलम, क्या कहेंगी आप? एक ऐतिहासिक दिन है, पर उन लोगों को जो आज भी जो क्रिटिक हैं इसके, और कहना है कि सिर्फ एक कहें तो एक स्प्लैश के लिए है, एक टोकनिज्म है चुनाव के पहले, क्योंकि अगर कांग्रेस का कहना है कि 2024 में ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा, तो क्या ये सिर्फ एक टोकनिज्म है? तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बिल के लिए कई सालों से कई पार्टियों ने प्रयास किया, लगातार किया। हम लोगों ने भी पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज महुआ जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं ये सवाल ललिता कुमारमंगलम से पूछना चाह रही हूँ कि जो क्रिटिक हैं उनको आप क्या कहेंगे कि ये सिर्फ टोकनिज्म है? अच्छा, देखिए, इस बिल के अगेंस्ट तो शुरुआत से बहुत लोगों ने बात किया है, पुरुषों ने भी, महिलाओं ने भी। हमारे देश में जो पितृसत्ता है वो इतनी मतलब डीप है कि कोई भी अपनी पावर को शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली आजकल।
इसका जो क्रिटिक्स इसके बारे में जो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो मतलब वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को इस टाइम उन्होंने ये बिल इस टाइम को लाए हैं। सॉरी फॉर माय हिंदी, इट्स नॉट दैट ग्रेट। क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों हाउसेस में हम पास करवा देंगे। एक दफा अगर बिल दोनों हाउस में पास हो जाए, चाहे वो 2 साल में लागू हो या 3 या 4 साल में, लागू तो जरूर होगा। क्योंकि वंस ये बिल पास हो जाए, कोई भी पार्टी इस बिल के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाएंगे फॉर पॉलिटिकल रीजंस आल्सो, व्हिच इज गुड। मैं उसमें कोई गलती नहीं ढूंढ रही हूँ, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। दूसरी बात यह है कि ये जो डिले है दैट इज ड्यू टू 2 थिंग्स, है ना। एक तो डिलिमिटेशन, दूसरा जो सेंसस नहीं हो पाया कोविड के कारण। अब कोविड तो किसी की भी गलती नहीं है, एटलीस्ट नॉट हमारे देश की किसी भी पार्टी के नहीं है। वो कोविड वाज एन अनफॉर्चुनेट एपिडेमिक। तो उम्मीद है कि 2-3 साल में ये दोनों प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। और अगर 224 के लिए 2024 में नहीं लागू होगा तो 150% 2029 में कम से कम महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। आपने कहा 2 वजह थी डिलिमिटेशन और कोविड की बात की। महुआ माजी, आप ऐतिहासिक मानती हैं इसको, लेकिन जो क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है कि किसको क्रेडिट लेना चाहिए, ये एक लंबी लड़ाई रही है और अब ये बिल आ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि शायद मुझे चुना गया था कि मैं ये बिल जो है उसको कानून की शक्ल दे पाऊं। क्या कहेंगी आप? देखिए, अभी हम सभी महिलाओं को राजनीति से परे जाकर महिलाओं के हित में सोचना चाहिए। और इसके लिए कई लोगों ने प्रयास किया, वर्षों से प्रयास किया, और उसमें कई पार्टियां थी और अभी जाकर हुई। इसकी हम सराहना करते हैं कि अभी ये बिल आ रहा है। और हम लोगों ने भी इसे पार्लियामेंट में कई बार उठाया, हमारी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। लेकिन हम लोग चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वहाँ 32 ट्राइब्स हैं और ट्राइबल लेडीज काफी एक्टिव होती है, बहुत जुझारू होती है, रैली धरना प्रदर्शन हर में बहुत आगे रहती हैं। पंचायत चुनाव में उनकी अच्छी खासी भागीदारी रही। फिर आपका उसमें जो जितने भी अध्यक्ष के पद हैं उन सब में भी वो लोग वहां पहुंची। लेकिन आरक्षण नहीं होने की वजह से विधानसभा में या लोकसभा में उनकी संख्या बहुत कम रही थी। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि ST SC के साथ साथ OBC का भी आरक्षण हो विमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर। अभी जैसे ये सूचना आई कि विमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, तो मेरे पास, चूंकि मैं झारखंड विमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ और अपनी पार्टी की भी विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूँ, तो मेरे पास महिलाओं का बहुत फोन आने लगा पार्लियामेंट में ही, और उन लोगों ने खुशी जाहिर की हम लोग 2024 में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अभी जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा और अंत में जाकर 2029 में शायद जाकर ये रिजर्वेशन लागू हो, तो वो लोग थोड़ा मायूस हो गई। तो जैसे नोटबंदी के लिए तुरंत निर्णय ले लिया जाता है बिना कुछ कहे 2 मिनट के अंदर, लॉकडाउन का निर्णय हो जाता है, तरह तरह के निर्णय अचानक हो जाते हैं। तो इस निर्णय को भी जब लिया जा रहा है तो इसे 2024 के पहले लिया जाता तो शायद और अच्छा होता। ऐसे में लोग इस तरह की बात कर ही रहे हैं कि कहीं चुनाव के पहले एक कुछ झुनझुना थमाने जैसी बात तो नहीं है, उसे अभी लागू करने से और खुशी होती सबको। थोड़ा मायूसी कुछ ऐतिहासिक कदम है और जरूर है कि ये सेंसस और दूसरे डिलिमिटेशन ये जो नहीं हुआ उस वजह से ये डिले हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि नोटबंदी और इस तरह के बहुत सारे फैसले हुए जो फौरन ले लिए गए और लागू कर दिए गए, तो अच्छा होता अगर ये 2024 में होता तो महिलाएं मायूस भी होंगी। ललिता जी, आपकी प्रतिक्रिया? महिलाएं मायूस हो गई इस पर, ये 2024 में नहीं हो पा रहा है ये। नहीं, वो महिलाएं तो बहुत मायूस हुई हैं, बिकॉज हम सब ने यही एक्सपेक्ट किया था कि तुरंत हो जाएगा। ये भूल गए थे कि पार्लियामेंट के जो प्रोसीजरल ये हैं वो तो चलना ही होगा, मतलब इट हैज टू बी डन एज प्रोसीजर्स have laid it out. You can't bypass parliament's rules and regulations जो है, that's how Indian parliament runs. बट मैं मानती हूँ कि मायूसी बहुत लोगों में जिनको पूरी कहानी नहीं पता है वो ये है, बिल्कुल ये जो आप क्रेडिट कानून है उनको बाईपास नहीं कर सकते और इसलिए शायद इसमें समय लगेगा। धन्यवाद आप दोनों का, ललिता कुमार मंगलम, महुआ माझी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच की पड़ताल में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस समय।
महिला आरक्षण बिल पर हमारे साथ अब जुड़ रही हैं खास मेहमान सोनल मानसिंह, राज्यसभा सांसद। सोनल मानसिंह, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया, क्या बदलेगा महिलाओं के लिए इस बिल से? कई लोगों की आलोचना भी है कि सिर्फ ये एक टोकनिज्म है क्योंकि ये 2024 तक नहीं आ पाएगा। बहुत कुछ बदलेगा। महिला नारी शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आएगी इन द पॉलिटिकल फील्ड, राजनीति के दरबार में, राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आना शुरू हो जाएंगी, हर एक क्षेत्र से, हर एक स्तर से। और जो बार बार बात हो रही है कि जो पिछड़े SC ST फलाने एक बनाया हुआ है, इनफैक्ट उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारी वो बहनें आज भी हैं, हमारे साथ राज्यसभा में हैं, कई ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी वो बहनें। और आज वो नहीं है कि अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। जो अनपढ़ भी यदि कोई हैं तो उनका, लेकिन जो कहते हैं ना पढ़ाई से ज़्यादा उनकी क्या, व्हाट इज़ दैट वर्ड, पढ़ने से ज़्यादा अनुभव उनका, वो इतना काम आता है ज़िंदगी में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई होप आई लिव लॉन्ग इनफ टू सी दैट डे कि जब ये अधिनियम एक नियम बनेगा, एक कायदा बनेगा और उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 33% महिलाएं हमें राजनीति के क्षेत्र में दिखेंगी। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा कि अब विमेन लेड डेवलपमेंट वही होगा कि महिलाएं हमारे प्रगति के पथ को अग्रसर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। तो 2029 के पहले तो ये लागू नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये 24 के चुनावों पर किसी तरह का कोई असर डालेगा, आपको क्या लगता है, या सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। जब 3 तलाक पे कायदा हुआ तब कहा कि अच्छा ये मुस्लिम महिलाओं के वोट के लिए किया गया, लेकिन ये नहीं देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने दिल भर भर के मोदी जी को और सरकार को आशीर्वाद दिए। तो जो अच्छी बातें हैं उससे किसी को फ़ायदा, एक को नहीं, एक पार्टी को नहीं, देश को फ़ायदा होगा। हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? सही कहा आपने कि ये सोचना चाहिए कि इससे महिलाओं का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा। धन्यवाद आपका सोनल मानसिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत हुई है, जल्द ही ये कानून बनेगा ऐसी उम्मीद है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।